गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9वीं में हम जिन दो पुस्तकों का अध्ययन करने वाले हैं वो उसमें से पहली पुस्तक है क्षितिज भाग 1 और दूसरी पुस्तक है कृतिका भाग 1। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वो क्षितिज का पहला पाठ है। पाठ दो बैलों की कथा, जिसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के लमही नामक ग्राम में 1880 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने किसानों, स्त्रियों की समस्या, सामाजिक समस्याओं पर बहुत सारी रचनाएं की हैं। समाज में परिवर्तन लाने के लिए तथा समाज को नई दिशा प्रदान करने में उनकी ये रचनाएं कारगर साबित होती हैं। सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गबन, रंगभूमि, इन सब रचनाओं में उन्होंने कहीं स्त्री की समस्याओं को तो कहीं किसान की समस्याओं को उजागर किया है, कहीं सामाजिक समस्याओं को उजागर किया है। उनकी कई कविताएं मानसरोवर में संकलित हैं 8 भागों में। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं दो बैलों की कथा, उनकी ही रचना है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में एक बात और जानने योग्य यह है कि उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वह सभी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर झुकी हुई हैं। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का मतलब है कि सत्य पर आधारित है और किसी न किसी रूप में आदर्श स्थापित करती हैं। समाज में कोई न कोई आदर्श स्थापित करती हैं और सत्य पर आधारित है। अर्थात कभी भी, किसी भी समय, किसी भी आगे कितने भी समय बीत जाए, कभी भी अगर उसे पढ़ा जाएगा तो वो उस समय के देश काल और समाज के लिए सत्य ही साबित होगी। तो आइए हम पाठ का अध्ययन करें। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की है कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद जी इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जानवरों में जो गधा होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे बोझ उसके ऊपर लादे जाते हैं और धोबी जो है उसे कहीं भी लेकर जाता है और वह जरा भी खिन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, कष्ट में नहीं होता। उसे कितना भी कष्ट दिया जाए वो परेशान नहीं होता, इसलिए वह सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। लेखक ने यहाँ क्या तर्क दिया है कि हम जब किसी आदमी को अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ बताना चाहते हैं कि मतलब तुम बेवकूफ़ों में भी बेवकूफ़ हो, तो उसे गधा कह के पुकारते हैं। लेखक यहाँ पूछना चाहते हैं कि क्या गधा सच में बेवकूफ़ है या फिर वह इतना सीधा है कि उसके सीधेपन को हम गधा कह देते हैं, कि वह इतना सीधा है, कुछ नहीं बोल पाता, इसलिए गधा है। गायें सींग मारती हैं। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। कवि यहाँ तुलना कर रहे हैं गायों से कि गायें जब बौखलाती हैं, दुखी होती हैं या फिर उन्हें क्रोध आता है तो वो सींग मारती हैं, या और जिस गाय ने तुरंत बछड़ा दिया हो वो तो और भी एकदम शेर का रूप धारण कर लेती है, सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। लेखक कुत्ते के बारे में कहते हैं कि आपने सड़क के किनारे कितने कुत्ते देखे होंगे, अगर जरा सा भी पत्थर मार दीजिए या फिर नहीं भी मारा हो, किसी और कारण से उसे क्रोध आया हो, तो वो दौड़ जाता है आपके पीछे आपको काट लेने को। लेकिन गधे को कितना भी कष्ट दिया जाए वह कभी भी उसका प्रतिकार नहीं करता। आपने जो उसे कष्ट दिया है उसके एवज में वह आपके साथ बुरा व्यवहार करे, ऐसा कभी नहीं देखा गया है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा।
ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। लेखक ने बड़ी ही सुंदर बात कही है यहाँ पर कि उस गरीब को जितना चाहो मारो। गधे को जब धोबी घाट पर लेकर जाता है तो काफ़ी मारता है, उसके ऊपर बहुत सारा बोझ लादा है, लेकिन फिर भी गधा जो है वो उफ तक नहीं करता। उसे खाने को अच्छा मिले या ना मिले, सभी भावों में वह सभी परिस्थितियों में वह समभाव रखता है। उसके चेहरे पर असंतोष के भाव नहीं दिखाई देते, न ही कभी वह उसका प्रतिकार करता है। असंतोष का भाव क्या है कि अरे मुझे सड़ा हुआ घास दे रहा है, अरे मुझे मार रहा है, मैं भाग जाऊंगा, ऐसे कभी कुछ नहीं देखा गया है गधों के चेहरे पर। वैशाख के महीने में कभी कभी गधा जो आवाज़ निकालता है वो कभी कभी बोल भी देता है, तो ऐसे उसे लेखक कहते हैं कि उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। स्थायी रूप से उसके चेहरे पर एक दुख छाया रहता है, लेकिन यदि उसे अच्छा खाने को दिया जाए, वो सुख में रहे, तब भी उसके चेहरे पर के भाव नहीं बदलते, न ही उसे हानि लाभ से कोई मतलब रहता है। जो गुण ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऋषियों और मुनियों के लिए यह कहा जाता है कि वह सुख दुख हानि लाभ कठिन परिस्थितियों में और खुशी के क्षणों में भी समभाव में रहते हैं। न खुशी मिलने पर ज़्यादा खुश होते हैं, न दुख होने पर ज़्यादा दुखी होते हैं। ऐसे समभाव रखने वाले मनुष्य को, ऐसे समभाव रखने वाले लोगों को हम ऋषियों मुनियों से संबोधित करते हैं। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि इतने ऋषि मुनियों के गुण रखने वाला यह गधा, क्या वह बेवकूफ़ कहलाने लायक है? उसकी तुलना ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं लेखक कि क्या ऐसा आदमी जो समभाव में रहता है, जो दुखी नहीं होता, जो गुस्सा नहीं करता, वह क्या बेवकूफ़ है? लेखक यहाँ कहते हैं पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। ऐसे को, जो गधे को लोग बेवकूफ़ कहता है, जो अपने लिए प्रतिकार नहीं करता, क्रोध नहीं करता, दुख नहीं करता, लाभ हानि सब समय में एक समान रहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। देखिए लेखक के कितने सुंदर भाव हैं कि ऐसे गुण वाले व्यक्ति, सद्गुण वाले व्यक्तियों को हमें सर माथे रखना चाहिए, तो हम उसका अनादर करते हैं। जो लोग बहुत सरल होते हैं, गुणी होते हैं, शांत होते हैं, हम उनका अनादर करते हैं और उन्हें कष्ट देते हैं। इसका मतलब जो कुछ बोल नहीं पा रहा है, शांत है, शांत चित्त वाला है, सब समय में एक समान उसका व्यवहार है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ़ है। वह समझदार हो सकता है। जिसमें ऐसे गुण मौजूद हैं वह बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? लेखक ने इसकी तुलना गधों से की है कि हम गधा कहते हैं, गधे को गधा कहते हैं इसलिए क्योंकि हम उसे बेवकूफ़ समझते हैं, और वो गधे की तुलना करते हैं ऐसे व्यक्ति से जो सरल शांत स्वभाव का है। ये बिल्कुल गलत है। ये सद्गुण है जो अगर किसी व्यक्ति में विद्यमान है तो वह आदर के लायक है, अनादर के लिए नहीं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, तो जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। आप जानते हैं कि भारतवासियों के साथ अफ्रीका में क्या व्यवहार किया जाता है, जिसका गांधी जी ने बहुत विरोध किया था, जो गोरे काले का भेद किया गया था अफ्रीका में। उसके विषय में लेखक ने यहाँ थोड़ी सी चर्चा की है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? वे भारतवासियों के लिए कह रहे हैं कि भारतवासी क्योंकि शांत स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, प्रतिकार नहीं करते, जल्दी क्रोध नहीं करते, किसी तरह के अवगुण उनमें नहीं पाए जाते, तो क्या वे गधे हैं या फिर बहुत बड़े ऋषि मुनियों के गुण रखने वाले व्यक्ति हैं? आखिर इन गुणों को लेकर वे बेवकूफ़ कहलाएंगे या फिर सीधे सरल सच्चे व्यक्ति कहलाएंगे? लेखक यहाँ कहता है कि क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, ये भारतीयों के गुण हैं। वे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं,
जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। आप जानते हैं कि भारतीयों की क्या दुर्दशा थी जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में जब तक हम गुलाम थे तब तक ही हमारी ऐसी दशा थी, विदेशों में भी भारतीयों को हे दृष्टि से देखा जाता था कि ये बहुत सरल है, पहनावा बहुत सरल है, बोलने का तरीका बहुत सरल है, जीवन शैली बहुत सरल है, इसलिए ये लोग बेवकूफ़ हैं, गधे हैं। अगर ऐसा ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जी तोड़ मेहनत, बहुत मेहनती होते हैं भारतीय। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि ऐसे क्या गुण थे, क्या अवगुण थे जिस कारण से उन्हें विदेशों में जगह नहीं मिलती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते, जैसा कि बाकी देश करते हैं कि आपके ऊपर कुछ विपत्ति आ गई, आपके ऊपर आक्रमण कर दिया गया है, तो उसका तुरंत जवाब दे देना बाकी देशों में बहुत होता है। लेकिन हम भारतीय बहुत ही सूझबूझ और सरल तरीके से काम लेते हैं, हम काफ़ी विनम्र हैं सारे लोगों के लिए। तो ऐसे लोग शायद सभ्य नहीं होते संसार की नज़र